गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार। आप सबका आज के इस दिल की बात सेशन में मैं स्वागत करती हूँ। अभिनंदन। और कुछ और फ्रेंड्स को जुड़ जाने देते हैं, फिर अपने दिल की बात करेंगे। हेलो दीपक, मैं देख पा रही हूँ। हेलो विधि। चलिए मैं शुरू करती हूँ। नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस सेशन दिल की बात में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन। मेरा नाम अनीता पाल है और मैं प्रोफेशन से एक आर्किटेक्ट हूँ। पिछले 17 साल से मैं नोएडा में प्रैक्टिसिंग हूँ। मेरी का नाम अनिल। 17 में हमने 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। थैंक यू मेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग देख रहे हैं दीदी को। पिछले 17 साल से मैं नोएडा में प्रैक्टिसिंग हूँ और इन 17 सालों में मैंने लगभग 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। मैं आभारी हूँ। आई बिलीव इन ग्रेटिट्यूड। नोएडा ने मुझे काम दिया, नाम दिया, सम्मान दिया, एक पहचान दी। आई रियली फील प्राउड और हो सकता है आप लोगों को भी थोड़ा बहुत मुझ पे प्राउड हो। आजकल जो ये लॉकडाउन हो गया है, हम लोग अचानक से ही एकदम से हम सब अपने घरों में बंद गए हैं और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं और बहुत उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो अपने मन का नहीं कर पा रहे। वो घर से बाहर नहीं जा पा रहे, ऑफिस नहीं जा पा रहे, अपने रूटीन के काम नहीं कर पा रहे, बिजनेस नहीं देख पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, अपने फ्रेंड से नहीं मिलने जा पा रहे। आपका जो ये एक्सपीरियंस हो रहा है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसलिए नहीं, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हूँ इस सिचुएशन में। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। मैं जहाँ तक ये जर्नी मैंने आज तक मैं आई हूँ, ये जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि सक्सेस है और आप इतना काम कर रहे हैं, मगर ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। और मेरे लिए ये जो लॉकडाउन सिचुएशन है, ये आज की नहीं है। आज से लगभग 25 इयर्स पहले जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कि वो आपको ब्रेक डाउन कर देते हैं, आपको पूरी तरीके से डिफॉर्म कर देते हैं। मगर वही जिंदगी आपको फिर से मोल्ड करती है, आपका बेस्ट वर्जन निकाल के देती है और वो कंप्लीटली लाइफ चेंजिंग सिचुएशन बन जाती है। ईयर 1995। 1995 में जब मैं अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में थी, तो अचानक ही एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे हॉस्पिटलाइज्ड हो गई मैं। और विद इन 15 डेज के अंदर मेरी दो मेजर सर्जरीज हुई। ऐसा नहीं था कि वो सर्जरी मेरे साथ पहली बार हो रही थी। अ, हम मैं आजकल बहुत सुन रही हूँ सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट मेरे लिए स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1973 व्हेन आई वाज बोर्न विद अ डिजीज नेम्ड स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा एक बर्थ डिफेक्ट है और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
उसके लिए सर्जरी ही रिक्वायर्ड रहती है। और सर्जरी क्योंकि मेरा स्पाइना बाइफिडा लोअर स्पाइन में था, तो उसके लिए मेरी फर्स्ट सर्जरी 3 मंथ्स की एज में हुई थी, व्हेन आई वाज जस्ट 3 मंथ्स ओल्ड। और पोस्ट सर्जरी इफेक्ट्स आए। पोस्ट सर्जरी इफेक्ट्स ये थे कि मेरे डॉक्टर्स ने मेरे पेरेंट्स को बता दिया था कि सर्जरी के बाद मेरे लोअर लिम्स पे इफेक्ट आएगा, मेरी लेग्स में डिफॉर्मिटी आएगी, और सेंसेशन बिलो नी सेंसेशन नहीं रहेगी, और काफ़ी सारी और प्रॉब्लम्स थी जो जिनसे मैंने कोप अप किया। क्योंकि स्पाइना बाइफिडा एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। इट इज़ नॉट कि जब एक ही बार आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। और क्योंकि एज के साथ वो जैसे जैसे मेरी एज बढ़नी थी, जैसे जैसे मेरी हाइट ग्रो करनी थी, स्पाइना बाइफिडा भी उसी तरीके से बिहेव करने वाला था। मैंने स्कूलिंग की। मैं केंद्रीय विद्यालय से मैंने स्कूलिंग करी। स्कूल टाइम मेरा बेस्ट टाइम पीरियड है। मेरे आज काफी सारे स्कूल के फ्रेंड्स मुझे सुन रहे होंगे। हेलो माधुरी, थैंक यू। थैंक यू। दिस इज माय फर्स्ट लाइव शो। चलिए, सब लोग अब मुझे दिख रहे हैं। स्कूलिंग मैंने केंद्रीय विद्यालय से की, और स्कूल टाइम मेरे स्कूल डेज वर माय गोल्डन डेज, गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ टाइम। I was popular among my friends, I was popular among my teachers, और मैं हर वो एक्टिविटी करती थी जो बाकी फ्रेंड्स करते थे मेरे, अपने ये समझते हुए कि मेरी कैपेबिलिटीज क्या हैं, मैं किसको अच्छे से कर सकती हूँ। मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, मेरे प्रिंसिपल बहुत एनकरेजिंग थे। 10th से 12th आया, जैसे जैसे ग्रेड्स बढ़ रहे थे, मेरी नंबर ऑफ सर्जरीज भी बढ़ रही थी। मैं काउंट करती थी अपनी सर्जरीज को। बाय द टाइम मैंने 12th किया, मेरा एकेडमिक बहुत अच्छा था। आई स्टूड थर्ड इन माय बोर्ड्स। गुड फ्लाइंग कलर से मैंने बोर्ड एग्जाम्स दिए थे। मेरे हाथ में मार्क्स थे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा, जो तुम्हारा मन आए तुम वो करो। मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, स्कूल आर्किटेक्चर। जैसे आज अचानक से कोरोना का आउटब्रेक आया है कुछ कंट्रीज में, एंड वी हैव अ फियर कि कहीं यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो स्पाइना बाइफिडा का आउटब्रेक, जो आज की ही टर्म्स यूज करती हूँ कि कुछ बच्चे भी देख रहे होंगे तो शायद उस चीज को समझ सके, मेरे स्पाइना बाइफिडा का वर्स्ट फेज मेरे कॉलेज टाइम में आया। आर्किटेक्चर कॉलेज था। आर्किटेक्चर इज व्हाट? आर्किटेक्चर इज क्रिएटिंग एनवायरमेंट एंड सराउंडिंग्स। जब मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, बाकी फ्रेंड्स कोर्स के साथ कोप अप कर रहे थे, मैं अपनी सराउंडिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कोप अप कर रही थी। इतना मेरे लिए कोर्स, हमारा आर्किटेक्चर कोर्स काफी चैलेंजिंग है। आई होप कुछ आर्किटेक्ट फ्रेंड्स भी मुझे ज्वाइन करेंगे। कोर्स पीरियड में ही आपको इतने सारे, इट्स अ कोर्स पीरियड ही काफी चैलेंजिंग है, उसमें भी बहुत सारे फिजिकल चैलेंजेस इन्वॉल्व हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मेरे जो कॉलेज की बिल्डिंग थी, 25 ईयर्स पुरानी बात बता रही हूँ आप सबको। तो जो बिल्डिंग थी, उसके जो हमारी क्लास होती थी वो 5th फ्लोर पे होती थी, और लिफ्ट थी, पुराने टाइप की लिफ्ट थी। वो मंथ में 15 दिन खराब रहती थी। आज जितने मैं वोकल हूँ, या जिस तरह से मैं आप लोगों से अपने दिल की बात कर रही हूँ, उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर पूछो कि आप मेरे लिए क्या सोचा है आपने कि मैं 5th फ्लोर तक क्लास के लिए कैसे जाऊंगी। डीटीसी बस में ट्रैवल करती थी, वहां पे हैंडीकैप सीट लिखी होती थी, बट कोई छोड़ता नहीं था सीट। उस पेन के साथ ही मैं स्ट्रगल कर रही थी। आज ये जो मैं आपको ये अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, उसमें कहीं ना कहीं आज की सिचुएशन से आप लोगों को रिलेट कराना चाहती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों का टाइम लेना चाहती हूँ। 12th से लेके कॉलेज के 3rd ईयर तक मेरे दिमाग में एक फितूर आ गया था। एक एक ऐसी सोच आ गई थी कि मुझे अपनी जो ये प्रॉब्लम है, जो मेरे साथ एक डिसेबिलिटी है, मुझे उसको करेक्शन कराना है। जैसा मैं आप सबको बता चुकी हूँ कि 12th तक मेरी ऑलमोस्ट 10 से 12 सर्जरीज छोटी बड़ी हो चुकी थी। मैं हमेशा सर्जरी से बहुत जल्दी रिकवर करके आ जाती थी। उसका एक ही रीजन था, मेरी विल पावर। मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। मैंने लाइफ में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है, और उसके चलते मैं बहुत जल्दी सर्जरी से रिकवर कर जाती थी। 12th से लेके 3rd ईयर कॉलेज तक
मैं ये चाहती थी कि मुझे अपनी पहले मेरी सर्जरीज मेरे डॉक्टर्स करा रहे थे, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए करा रहे थे। अब मुझे एक जोश आया कि क्यों ना मैं अपने लिए थोड़ा और कोशिश करती हूँ, मैं एफर्ट करती हूँ और मैं शायद कुछ ठीक हो जाऊं। और ये सोच मेरे अंदर इसलिए आ रही थी क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन होता था। क्यों होता था मुझे आज तक नहीं समझ आता। जब समझ आ रहा था तो मुझे लगा मुझे कुछ थोड़े सा अपने लिए कुछ करना चाहिए। मैंने थोड़ा एफर्ट किया और कुछ सर्जरीज करेक्शन के लिए मेरी होनी शुरू हो गई। ये वही सोच है जब भगवान को ये लगा कि ये जो सोच रही है ये अपने मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मैं अपने हैंडीकैप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था कि जैसे बाकी गर्ल्स दिखती हैं, जैसे वो बाकी ड्रेसअप करती हैं, मुझे भी उन्हीं की तरह अपने आप को देखना था। मैं अपना हैंडीकैप खुद से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तब भगवान ने मुझे उस सबक को सिखाने के लिए एक लेसन, एक कड़वी दवाई की तरह उन्होंने मुझे एक लेसन दिया, और वो था मेरा थर्ड ईयर कॉलेज में फ्रैक्चर। ये कोई नॉर्मल फ्रैक्चर नहीं था। उससे कॉलेज से छुट्टियों में मेरी एक सर्जरी हुई थी, फुट करेक्शन के लिए हुई थी। बाय द टाइम उसमें एक रॉड डली थी, और अगेन मैं अपनी विल पार्क से मैं बहुत जल्दी रिकवर कर गई। तब मेरी डॉक्टर ने एक रियलाइजेशन किया कि ये वो टाइम है जब अनीता को सपोर्ट लेके चलना चाहिए। आज जैसे हमें लॉकडाउन में बांध रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इसको मानना नहीं चाहते, बाहर निकलना चाहते हैं, ये नहीं सोच रहे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। उससे आप कैरियर बन के घर आ सकते हैं, किसी को इफेक्ट कर सकते हैं। वही मेरी सोच थी कि मैं उस स्टिक को, जब मेरे फादर ने मुझे स्टिक ला के दी, आई होप पापा आप भी इसे सुन रहे होगे और शायद आपको भी ये बात याद आ जाएगी कि पापा ने मुझे स्टिक ला के दी। जैसे पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं, वो अच्छा सोचते हैं बच्चों के लिए। मैंने उस स्टिक को लेने से मना कर दिया। बिल्कुल सेम, मैंने एक एक सीक्वेंस को अपने साथ इस सिचुएशन के साथ जोड़ा है। मैंने उस स्टिक को लेने से इसलिए मना कर दिया कि एक तरफ मैं ये सोच रही थी कि मैं जैसा चलती हूँ, मतलब मैं लिम्प्स करती हूँ, वही देखने में शायद लोगों को अच्छा नहीं लगता। अब मैं स्टिक से चलूंगी। मैंने भी बहाने बना दिए जैसे टीनेजर्स करते हैं। मैंने अपने फादर को बोला कि मेरे एल्बो में पेन होता है, मैं स्टिक से नहीं चलूंगी। विद इन अ मंथ टाइम विद इन अ मंथ टाइम, ये जो ये सोच थी, मैंने स्टिक को लेने से मना किया था। विद इन अ मंथ टाइम मैं अपने कॉलेज में एक लेक्चर अटेंड कर रही थी, अपनी टीचर से बात ही कर रही थी कि सडनली मेरी लेग बेंड हो गई एंड आई रियलाइज्ड समथिंग हैज हैपेंड टू मी। मेरे अभी भी वो सोच के रोंगटे से खड़े हो रहे हैं। विद दैट ब्रोकन लेग मैं कॉलेज से घर आई हूँ, घर से मैं हॉस्पिटल गई हूँ, और हॉस्पिटल से में मेरा फ्रैक्चर डिक्लेयर्ड हो गया। एंड दैट वाज नॉट अ नॉर्मल फ्रैक्चर। वो एक ऑलरेडी एक न्यूरोपैथ फ्रैक्चर था। ऑलरेडी मैं स्पाइना बाइफिडा के साथ स्ट्रगल कर रही थी, मेरी बोन्स वीक थी। और जैसे ये मैं आपको वहीं लेके आई हूँ कि मेरा लॉकडाउन कहाँ पे शुरू हुआ था। फ्रैक्चर हो गया। नॉर्मल हड्डी आपकी शायद 30 से 45 डेज में जुड़ जाती होगी। आई होप माई डॉक्टर शर्मा इज ऑल्सो वॉचिंग मी ऑन लाइव, और वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं। 30 डेज में हड्डी जुड़ जाती है, लेकिन मेरी नहीं जुड़ी। क्योंकि ये क्यों हो रहा था, ये आपको आगे ये मैं एक स्टोरी सुना रही हूँ आपको, आगे खुद समझ आ जाएगा। 30 डेज में हड्डी नहीं जुड़ी। जब प्लास्टर ओपन हुआ तो उस हड्डी में वो जुड़ने के बदले उसके अंदर 1.5 इंच का गैप आ गया। अब उसके करेक्शन के लिए इन्फेक्शन हो गया। 1.5 इंच का गैप के लिए एक सर्जरी होती थी, इलेजेरो फिक्सेटर, उसमें फिक्सेटर लगा मेरे लेग में। और 15 दिन के अंदर मेरी 2 मेजर सर्जरीज हुई, और मेरे हाथ में स्पैनर पकड़ा दिया गया कि डेली आपको घर में रहना है, और आप स्पैनर से एक एक इस बोन को पास लेके आइए। दैट वॉज अ डिप्रेसिंग फेज। 1 मंथ इन हॉस्पिटल। आप मिडल ऑफ योर कोर्स आर्किटेक्चर, आपको घर पे बैठना पड़ जाता है। मैं रोती थी, मैं दुखी थी। मैं अपने फादर से पूछती थी। मेरे फादर बहुत लाइवली हैं,
मेरे फादर के फ्रेंड्स भी देख रहे होंगे और वो अग्री करेंगे, वो बहुत खुश मिजाज हैं। शायद मेरी पर्सनैलिटी में काफी कंट्रीब्यूशन उनका है। जब मैंने अपने फादर से रोते हुए पूछा कि वाई मी, और ये मेरे साथ क्या हो गया और मैं कैसे ठीक होंगी, लिटरली ही क्राइड दैट। मैंने अपने पापा को पहली बार रोते हुए देखा था। पहला सबक, या समझ लीजिए खुद से पहला प्रॉमिस, कि आज के बाद मैं इस सिचुएशन के लिए कभी उनको रोते हुए नहीं देखूंगी, और मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाऊंगी कि मैं उनके सामने कभी नहीं बोलूंगी। उन्होंने मेरे लिए, मुझे एजुकेशन दी, मेरे को एक अच्छी अपब्रिंगिंग दी, मैं उनको कभी नहीं रोते हुए देख सकती। और एक चीज जो खुद से प्रॉमिस की कि मुझे खुश रहना है, मुझे स्ट्रांग रहना है। व्हेन यू आर हैप्पी देन ओनली यू कैन स्प्रेड हैप्पीनेस। दूसरा सवाल मैंने अपने डॉक्टर्स से पूछा। मेरे डॉक्टर्स उस टाइम पे बहुत अच्छे थे, वो मुझे, उनका प्राउड थी मैं। एक्चुअली मेरी सच्चाई सिर्फ मेरे डॉक्टर्स जानते हैं। मेरी फिजिकल कंडीशन, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी हेल्थ सिचुएशन, मेरी सर्जरीज, उस सब के असली गवाह मेरे डॉक्टर्स हैं। और वो इतना प्राउड फील करते थे कि मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब भी मेरी सर्जरी होती थी, ये मैं आपको जीटीबी हॉस्पिटल का बता रही हूँ, जब भी मेरी सर्जरी होती थी, ऑपरेशन डे के दिन ओटी में एक अनाउंसमेंट होती थी, देयर इज अ गर्ल फ्रॉम एसपीए, सी हाउ प्राउड दे वर। और वो चाहते थे कि मैं अपना आर्किटेक्चर कंप्लीट करूं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस चैलेंज के साथ आर्किटेक्चर करना कितना मुश्किल है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि तुम आर्किटेक्चर छोड़ दो, ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये तुम्हारी फिजिकल कंडीशन के साथ मैच नहीं करता, तुम कोई भी और कोर्स कर लो। मुझे और डिप्रेसिव फील होता था। मुझे लगता था कि मैं स्कूल में टॉपर्स में से थी, मैं थर्ड ईयर आर्किटेक्चर में हूँ, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में। दैट टाइम सेकंड प्रॉमिस टू माई सेल्फ, वो एक सेकंड सबक था, मैंने उसे एज अ प्रॉमिस लिया कि मैं अपने डॉक्टर्स को लेट डाउन नहीं करूंगी। पेरेंट्स आप उनके बच्चे हो, वो आपके लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हैं। डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी करते हैं, फर्ज निभाते हैं, लाइक अ वॉरियर। सेम टुडे, दे आर वर्किंग वॉरियर। दैट टाइम ऑल्सो उन्होंने मुझे हिम्मत दी और उन्होंने मुझे कहा कि अनीता, तुमको आर्किटेक्चर कंप्लीट करना है। आई मेड अ प्रॉमिस कि मैं जरूर कंप्लीट करूंगी। उस वक्त मुझे इतना, मतलब मैं इतना क्रिप कर रही थी, और मुझे ये लग रहा था कि काश मैं पहले जैसी हो जाऊं। मैं जैसी चलती थी, मैं जैसी मोबिलिटी थी, मैं वैसा ही चलना चाहती हूँ। भगवान प्लीज आप मुझे ये जो बेड रिडन सिचुएशन है, इससे निकाल दो। एंड जैसा हम सब जानते हैं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। और शायद मेरी प्रेयर्स हेल्प करी, एक विश्वास था भगवान ने। लेकिन मुझे 1 साल का सबक दिया है पूरा। 1 साल के बाद जब मैं कॉलेज में ठीक हो गई, 1 साल के बाद मैं ठीक होके निकल के गई, जिस स्टिक से मैं चलना नहीं चाहती थी, जिस स्टिक से मुझे शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि बहुत बार हम जब को अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो हम किसी से उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई हमें एक्सेप्ट करे। पहली चीज एक्सेप्टेंस आई। जिस स्टिक से मैं कॉलेज नहीं जा रही थी, उस स्टिक के बदले में बैसाखी से, क्रचेस से मैंने कॉलेज की क्लासेस अटेंड करी हैं। क्रचेस से मैं डीटीसी बस में ट्रैवल करती थी। आप सोचिए, वही कॉलेज था, वही इंफ्रास्ट्रक्चर था, आने वाली क्लासेस और टफ होने वाली थी, टीचर्स वही थे, सब कुछ वही था। सिर्फ मेरी सोच बदल गई थी। मेरा जो फोकस पूरा का पूरा खुद को इम्प्रूव करने में, अपने डिसेबिलिटी को इम्प्रूव करने में जो मेरा फोकस था, जो मेरा फोकस ट्रीटमेंट पे था, जो मेरा फोकस डिजीज पे था, बाय द टाइम आई हैव फेस्ड 15 मेजर सर्जरीज, मैंने वो पूरा का पूरा फोकस अपना हटा दिया और मेरा फोकस मैंने शिफ्ट कर दिया टू माय एबिलिटी। जैसी मेरी लिमिटेशंस हैं उसी के साथ मुझे अपना आर्किटेक्चर कंप्लीट करना है, मुझे अपना कोर्स कंप्लीट करना है, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे एम्पावर करना है। उस दौरान मैंने एक कविता पढ़ी थी। वो जावेद अख्तर की लिखी हुई कविता थी, और वो एक टीवी पे ऐड आया करता था, आप सबने देखा होगा। जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं
तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, हौसले हैं तो विश्वास है कि फाइटर हमेशा जीतता है। आज की ये जो सिचुएशन बनी हुई है, मैं कमेंट्स बाद में पढ़ूंगी, फिर मैं आप सबसे बात भी करूंगी। आज की जो ये हमारी पूरी सिचुएशन बनी हुई है, ये बिल्कुल एक वॉर लाइक सिचुएशन है। एक फाइटिंग स्पिरिट रखनी है हमें। हमारे प्रधानमंत्री सबको बोल रहे हैं, वो सिर्फ एक ही बात पे फोकस कर रहे हैं, जान है तो जहान है। क्यों? क्या उनको इकोनॉमी की चिंता नहीं है? हमारी ह्यूमन लॉस से बड़ा कोई लॉस नहीं हो सकता। आपका अभी तक कैजुअलिटीज जो हो रही है, शायद वो हमारे किसी अपने की नहीं है। जब वो किसी अपने पे आती है ना, तब बहुत दुख होता है। दिमाग वाले लोग हैं, इकोनॉमी भी इम्प्रूव कर जाएगी। और जो ये कोरोना वायरस की जो चेन बनी हुई है, हमें कोरोना वायरस को कंटेजियस नहीं बनाना, हमें अपनी पॉजिटिविटी को कंटेजियस बनाना है। अगर मैं खुश हूं, मैंने जैसे शुरू में बोला कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं घर पर हूं। मैं इस थैंक यू एक्सप्लोसिव टीम जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, और मैं इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैं कुकिंग कर रही हूँ। मैं 25 साल के बाद मैंने कुछ लिखा है, और मैं यही चाहती हूँ कि आप, इफ यू आर हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस। ये जो चेन बनाइए, पॉजिटिविटी की बनाइए, हैप्पीनेस की बनाइए, कंटेजियस, अपनी स्माइल को कंटेजियस कीजिए, और देखिएगा इस सिचुएशन से भी हम सब बहुत अच्छे से निकल कर आ जाएंगे। आप सब लोग सोचोगे सुबह 10 बजे मोदी जी को सुन लिया है, अब अनीता भी सेम बातें कर रही है। अनीता ने तो हमें पोइट्री के लिए बुलाया था। तो मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगी। मैंने ये जो भी पृष्ठभूमि बनाई या जो बैकग्राउंड आपको बताया, उसमें आपको जब मेरी कविता सुनेंगे तो मेरी कविता से आप कनेक्ट कर पाए, रिलेट कर पाए, क्योंकि ये कविता भी मैंने 25 साल बाद लिखी है। 95 में मैंने कविताएं लिखना छोड़ दिया था उसका भी कुछ रीज़न। तो आज मैं आपको अपनी कविता सुनाना चाहती हूँ, और मेरी कविता का शीर्षक है नुपुर। आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं, शायद नुपुर का मतलब आपको पता हो। नुपुर का मतलब होता है घुंघरू। छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, मेरी भतीजी भी देख रही है। नुपुर का मतलब है घुंघरू। इस टाइटल के पीछे भी एक कहानी है। मेरी जिंदगी में कहानियों का बहुत रोल है। नेक्स्ट टाइम नितिन मुझे स्टोरी टेलर बना देना यहाँ पे। जब मैं हॉस्पिटल में थी और मैं उस सर्जरी से स्ट्रगल कर रही थी, तब मेरी डॉक्टर ने मुझ पे एक कविता लिखी थी, और फूलों के गुलदस्ते के साथ मुझे वो कविता उन्होंने दी थी। और उसमें एक प्रॉमिस लिया था मुझसे। उन्होंने कहा था कि अनीता, एज अ डॉक्टर हम तुम्हें ठीक कर देंगे, तुम ठीक भी हो जाओगी, मगर जो आने वाली जिंदगी है उसमें जो परफॉर्मेंस करनी है, वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लाइफ को कैसे लोगी, तुम किस एटीट्यूड के साथ इस लाइफ में आगे बढ़ोगी। 95 में मेरी 15 सर्जरी थी, वो वहीं ब्रेक हो गई, क्योंकि वो जो लॉकडाउन हुआ था, वो जो रियलाइजेशन हुआ था, उसने मुझे मेच्योर कर दिया था। टिल डेट मेरी कोई मेजर सर्जरी नहीं हुई। आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं इंडिपेंडेंट रहती हूँ। लाइफ इज ब्यूटिफुल। आई हैव लिव्ड अ गुड लाइफ। वो जो उस वक्त का एक सबक था, उससे जिंदगी के इतने सारे कलर्स देखे। आई एम ब्लेस्ड। एंड तब मेरे डॉक्टर का जो वो प्रॉमिस था, आज मैं वो नहीं सुन रही होंगी, पर जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं अब इस प्लेटफॉर्म से अपने डॉक्टर्स को दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। एंड आई होप कि वो जो प्राउड उनका था, वो मैंने मेंटेन किया है, और आगे भी मैं इसी हिम्मत से आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है नुपुर। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। नुपुर। तितली जैसे तन में, तितली जैसे तन में गरुण सी महत्वाकांक्षाएं लिए फिरती थी। तितली जैसे तन में गरुण से महत्वाकांक्षाएं लिए फिरती थी। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में इतराती फिरती थी। मैं आप सबको ईयर 95 में ही लेके जा रही हूँ।
आप लोगों को थोड़ी बहुत मेरी झलक इसमें दिखेगी। तितली जैसे तन में गरुण सी महत्वाकांक्षाएं लिए फिरती थी। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में इतराती फिरती थी। पापा कहते थे पापा कहते थे मेरे पापा कहते थे इसके पैरों में तिल है। एक कहावत होती थी कि जो लोग ज्यादा घूमते फिरते हैं ना, उनके पैरों में तिल होता है। पापा कहते थे इसके पैरों में तिल है। माँ कहती थी मेरी बेटी तो मोर सी नाचा फिरती है। मेरी मम्मी बचपन में एक कहानी सुनाती थी कि मोर पक्षी जो होता है ना, वो बहुत सुंदर होता है, उसके पंख बहुत सुंदर होते हैं, और जब वो खुश होता है तो वो डांस करता है। मगर उसकी खुशी में भी एक थोड़ी सी उदासी होती है जब वो नीचे अपने पैरों की तरफ देखता है। अगर आप लोगों ने भी ये कहानी सुनी होगी तो उसके पैर उतने सुंदर नहीं है, वो थोड़े से बदसूरत है। उसके बावजूद वो डांस करता है। पापा कहते थे इसके पैरों में तिल है। माँ कहती थी मेरी बेटी तो मोर सी नाचा फिरती है। छोटी बहन से छोटी बहन से घर के सारे काम कराती थी। छोटी बहन से घर के सारे काम कराती थी। खुद को कॉलेज की पढ़ाई में बिजी बता के बहाने बनाती फिरती थी। वो आज अमेरिका में ट्रम्प की तरह धमकी देगी इस कविता को सुनने के बाद। छोटी बहन से घर के सारे काम कराती थी। खुद को कॉलेज की पढ़ाई में बिजी बता के बहाने बनाती फिरती थी। दोस्त मुझे मेरे दोस्त मुझे झांसी की रानी कहते थे। दोस्त मुझे झांसी की रानी कहते थे। कुछ गलत ना सहती थी, कुछ भी गलत ना सहती थी। इसी गलत फहमी में इसी गलत फहमी में दोनों भाइयों पे रौब जमाया फिरती थी। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में इतराती फिरती थी। दिल तो पागल है मूवी देख के आया करती थी। दिल तो पागल है मूवी देख के आया करती थी। छोटी सी तारीफ से ही अजी छोटी सी तारीफ से ही खुद को माधुरी दीक्षित समझती फिरती थी। छोटी सी तारीफ से ही खुद को माधुरी दीक्षित समझती फिरती थी। टूटते तारे में टूटते तारे में एक चेहरा ढूंढा करती थी। हम सब मांगते हैं ना, टूटते तारे से पहले बड़ा होता था। टूटते तारे में चेहरा ढूंढा करती थी, मांगा करती थी। अपने होने के एहसास से अपने होने के एहसास से किसी मन के दरवाजे खोलती फिरती थी। अपने होने के एहसास से किसी मन के दरवाजे खोलती फिरती थी। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में इतराती फिरती थी। प्रोजेक्ट सबमिशन थीसिस के खौफ में भी, अब मेरे जितने भी आर्किटेक्ट्स फ्रेंड्स हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगे। प्रोजेक्ट सबमिशन थीसिस के खौफ में भी मैं दोस्तों संग पिक्चर पिकनिक मस्ती करती फिरती थी। प्रोजेक्ट सबमिशन थीसिस के खौफ में भी मैं दोस्तों संग पिक्चर पिकनिक मस्ती करती फिरती थी। दोपहिया स्कूटर से हिम्मत है मेरे फादर की। 1 साल लगा था मेरी हड्डी जुड़ने में। उसके बाद उन्होंने 4th ईयर में मेरे को काइनेटिक होंडा दिला दिया विद दैट 2 सपोर्ट व्हील्स। बट वो एक मेरे लिए रनवे बन रहा था। उसमें भी आप ये देखिए कि भगवान का जो विजन होता है ना, जैसे आज आप हम सबको एक अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं 1 महीने के बाद क्या होगा, पता नहीं बिजनेस होगा नहीं होगा, पता नहीं प्रोजेक्ट्स आएंगे नहीं आएंगे। बट उस वक्त वो जो रनवे बन रहा था, वो भगवान एक गॉड हैज अ डिफरेंट विजन फॉर मी कि अनीता नोएडा आएगी, अनीता को 2 अवार्ड्स मिलेंगे। I have received Godfrey Phillips Bravery Award under the category Mind of Steel. I have received Women Entrepreneur Award. I am blessed. कविता पे आते हैं। दोपहिया स्कूटर से पूरी दिल्ली के चक्कर लगाया फिरती थी। कठिन लेक्चर के दौर में भी वेस्टर्न आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। कठिन लेक्चर के दौर में भी मैं छुपके अपनी डायरी में कविताएं लिखती फिरती थी। कठिन लेक्चर के दौर में भी मैं छुपके अपनी डायरी में कविताएं लिखती फिरती थी। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में इतराती फिरती थी। आकाश से ऊंचा एक एक घर होगा सबका, आकाश से ऊंचा एक एक घर होगा सबका कहती फिरती थी। आकाश से ऊंचा एक एक घर होगा सबका कहती फिरती थी।
जब एक एक कदम बढ़ाना भी था मुश्किल, जब एक एक कदम बढ़ाना भी था मुश्किल, मैं अपने सपनों के पंखों से ही उड़ती फिरती थी, मैं अपने सपनों के पंखों से ही उड़ती फिरती थी, बिना बांध की नदी सी बहती थी, बिना बांध की नदी सी बहती थी, कोई रोक टोक ना था। बिना बांध, अगर नदी के ऊपर बांध बना दो तो उस पे कुछ वो रुक जाएगा पानी। बिना बांध की नदी सी बहती थी, कोई रोक टोक ना था, अपने मन का करती थी। ये उन दिनों की बात है जब सिर्फ मैं जानती थी कि मैं तो अपने पैरों में नुपुर बांधे फिरती थी, मैं तो अपने पैरों में नुपुर बांधे फिरती थी। थैंक यू। उम्मीद है आपको कविता अच्छी लग रही है। कुछ मैसेजेस, कुछ कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन नितिन, थैंक यू वेरी मच। नितिन इज अ गुड फ्रेंड, हमारे बीएनआई का फेलो मेंबर है और ये इवेंट उसी ने ऑर्गेनाइज किया है। एक्सप्लोसिव इवेंट्स को मेरी तरफ से भी ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंसेस। कमेंट्स पढ़ना चाहती हूँ। ओके, माय डॉक्टर अशोक शर्मा इज राइटिंग ग्रेट एंड कीप इट अप। थैंक यू डॉक्टर शर्मा, आपके होने से भी जिंदगी में बहुत हिम्मत मिलती है। यू आर लाइक अ मेंटर एंड अ गाइड एंड अ सपोर्ट। थैंक यू फॉर बीइंग इन लाइफ। अक्षय सर, थैंक यू सो मच। क्षितिज, थैंक यू। ओके, रोशन, थैंक यू रोशन। थैंक यू पल्लवी। आई होप आप सब लोगों ने मेरी कविता सुन ली है। कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन करा। अमित जी, आपने बहुत अच्छा लिखा। क्या है मैम, जिंदगी खोल कर रख दी, सैल्यूट। मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ, सक्सेसफुल हो सकता है कुछ लोगों से तो मैं शायद अभी मुश्किल से 6 महीने पहले मिली हूँ और उन्होंने मेरा आज का जो स्टेटस है वही देखा है कि मेरा ऑफिस है, प्रैक्टिसिंग हूँ, स्टाफ है, काम करती हूँ, इंडिपेंडेंट। मगर हमें जब आज दिल की बात करने, मेरे बैक ऑफ द माइंड, मेरे दिमाग में ये बात कि हमें अपना फेलियर भी ग्रेसफुली लेना चाहिए। हमें अपने बच्चों को जब हम कहानियां सुनाएं तो उसमें सिर्फ सना सुनाएं, उन्हें फेलियर भी बताएं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। अगर वो एक साल इतना टफ था कि मेरे फ्रेंड्स मेरे सीनियर हो गए थे, वो मेरे से आगे निकल गए थे। बहुत टफ हुआ था मुझे दोबारा कॉलेज जाके, क्योंकि आज जितना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं उस टाइम ऐसे नहीं थे। जो मेरा जूनियर बैच था उसके साथ भी मुझे कोप अप करने में बहुत मुश्किलें हुई थी, लेकिन सबने काफी अच्छे से स्पोर्टिंगली बाद में मुझे एक्सेप्ट कर लिया था। प्रशांत अग्रवाल, थैंक यू प्रशांत। ओके माधुरी, इट वाज एक्सपेक्टेड, थैंक यू। अच्छा, मैं हमेशा अपनी कविताएं सरकमस्टेंशियल रखती हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि जो मेरे आसपास सराउंडिंग्स में हो रहा है उसी से कुछ कविता निकालती हूँ मैं। एक छोटी सी कविता और है, वो आज का जो हमारा जो सिचुएशन है, कोरोना, मैं उस पे एक कविता लिखी है। थोड़े से कमेंट्स और पढ़ लेती हूँ, फिर कविता खत्म ही हो जाएगी। अक्षय सर, आप बहुत अच्छे मैसेजेस लिख रहे हो, थैंक यू। सीमा दीदी, थैंक यू। थैंक यू पूजा।
थैंक यू नितिन। ओके, चलिए इस कविता पे आते हैं। जो आज का माहौल चल रहा है, मैंने उसी पे एक कविता लिखी है। वो तो आप समझ ही गए होंगे, शीर्षक तो कोरोना ही है। ये थोड़ी सी इसमें हास्य है, तो रिलेट कर। कोरोना, कोरोना, कोरोना का क्यों है रोना? कोरोना, कोरोना का क्यों है रोना? घर पे रहना और हाथों को धोना, बस इतना ही करो ना। घर पे रहना, हाथों को धोना, बस इतना ही ना। भागती दौड़ती सी जिंदगी से, भागती दौड़ती सी जिंदगी से मिले इस ब्रेक को यूं ही तो वेस्ट मत करो ना। भागती दौड़ती सी जिंदगी से मिले इस ब्रेक से यूं ही तो वेस्ट मत करो ना। कुछ तो क्रिएटिव। बूढ़े माँ बाप में उनकी जवानी देखो, बूढ़े माँ बाप में उनकी जवानी देखो। हमारे घर में ही है एग्जाम्पल। हमारे पापा इतने सुपर एक्टिव हो चुके हैं इन दिनों कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर की लाइंस में लग रहे हैं। उनके फ्रेंड्स, हमारे आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट डॉक्टर उमेश शर्मा, इतने एक्टिव हैं वो इस वक्त। पूरे सैनिटाइजेशन चल रहा है हमारे सेक्टर में। तो बूढ़े माँ बाप में उनकी जवानी देखो और अपने बच्चों में अपना बचपन देख के खुश रहो ना। अपने बच्चों में अपना बचपन देखकर खुश रहो ना। उनको ये टाइम, ये आप लोगों को शायद ही इतना लंबा ब्रेक मिला हो। हमें वैसे हॉलीडेज होती हैं, लेकिन ये ब्रेक जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसको आप सबको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। हमने तुम्हारे सपनों के घर बनाए। नाउ एक आर्किटेक्ट का पेन सुनिए। हमने तुम्हारे सपनों के घर बनाए। जब डिजाइन कराने आते हैं तो मैडम, 4 बेडरूम डुप्लेक्स हाउस, टेरेस गार्डन, प्लंज पूल, स्विमिंग पूल, बेसमेंट में स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किचन गार्डन, सब कुछ चाहिए। हमने तुम्हारे सपनों के घर बनाए। अब झाड़ू पोछा लेके उसका कोना कोना साफ करो ना। यू ही तो टाइम वेस्ट मत करो ना। मोदी जी ने मोदी जी ने बिग बॉस की तरह, उन्हें आज रात को आना चाहिए था, ये वाला स्टैंड सुनिएगा। मोदी जी ने बिग बॉस की तरह थाली ताली घंटी बजवाई, दिए जलवाए। मोदी जी ने बिग बॉस की तरह थाली ताली घंटी जलवाए। हम भारतीयों का हौसला बढ़ाकर, हम भारतीयों का हौसला बढ़ाकर निकाल दिया कोरोना का भी रोना। अब मित्रों, अब मित्रों, उनके अगले टास्क का इंतजार करो ना। वैसे आज उन्होंने कोई टास्क नहीं दिया है, टास्क पक्का आएगा। अब उनके अगले टास्क का इंतजार करो ना। किसी ने अचानक ही मुझसे पूछा, किसी ने अचानक ही मुझसे पूछा, आप में और क्या क्या। नितिन भारद्वाज, ये 4 पंक्तियां तुम्हारे लिए हैं। किसी ने अचानक ही हमसे पूछा, आप में और क्या क्या हुनर है? कविता, लेखन, गीत, संगीत, कॉमेडी, स्टैंड अप। अरे मैडम, एक्सप्लोसिव इवेंट के लिए कुछ तो करो ना। किसी ने हमसे अचानक ही पूछा, आप में और क्या है? कविता, लेखन, गीत, संगीत, कॉमेडी, स्टैंड अप। अरे मैडम, एक्सप्लोसिव इवेंट्स के लिए कुछ तो करो ना। फिर खो जाएंगे, फिर खो जाएंगे इसी भीड़ में। प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट्स, सबमिशन, ड्राइंग्स, मीटिंग्स, डेडलाइंस, पेमेंट्स, पेमेंट्स, फिर वही रोना, फिर वही रोना। आज तो खुश रहो ना, इंजॉय करो ना, घर पे रहो ना। पॉजिटिव, दूसरा वाला नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला, खुश रहो ना। थैंक यू। आज का तो मेरा स्टॉक इतना ही है कविताओं का। और अभी लॉकडाउन जैसे मोदी जी ने आगे बढ़ा ही दिया है, तो हो सकता है मैं कुछ और अच्छी कविताओं। चलिए, आप सब लोग खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपने घर पे अपनी फैमिली को। ये टाइम मिला है, सारे अपने रिलेशनशिप्स को वैल्यू कीजिए। जो आपको जैसे मैंने अपनी लिमिटेशन समझी।
आज के बच्चों को भी ये चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि कभी हमें ऐसी लिमिटेशंस के साथ भी रहना पड़ेगा। तो मैंने जैसे अपनी लिमिटेशंस को समझ के अपने आप को आगे बढ़ाया, अब सब भी अब नए जो ये एक नया हम लोगों को माहौल देखने को मिल रहा है, उससे हम कुछ टाइम में एडजस्ट कर लेंगे और आने वाले दिनों में सब कुछ पॉजिटिव होगा। विश्वास रखिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।